हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, फैसिज्म एंड नाजिज्म। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। क्या होता है डिक्टेटरशिप, साथ ही साथ यहाँ पर हम क्या जानेंगे कि फैसिज्म कहाँ से रिलेट करता है, किसके द्वारा शुरू किया गया, नाजिज्म कहाँ से रिलेट करता है, किसके द्वारा शुरू किया गया, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या था, इनमें सिमिलरिटीज़ क्या थी, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। स्टार्टिंग होती है कहाँ से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि चला था 1914 टू 1918। 1917 देखिए, 1914 टू 1918 चला था क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें कि जो यूएसए है वो उसने इसे कब ज्वाइन किया, क्या स्टार्टिंग में किया था, नहीं, यूएसए जो था उसने इसे ज्वाइन किया था 1917 से, ठीक है। तो यूएसए जब यहाँ पर आया उसने एक स्लोगन दिया, क्या स्लोगन दिया, उसने दिया मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है समाप्त होता है। उसके बाद सभी जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ से मोनार्कियल जो है वो हटाई जाने लगती है, यानी कि अब सब जगह पर क्या आएगी, डेमोक्रेसी आएगी, ठीक है। मोनार्कियल क्या है, जहां पर राजतंत्र होता है उसे हम कहते हैं मोनार्की, मोनार्कियल। तो ये चीजें चल रही थी, पहले राजा का शासन था, इस दौरान हुआ कि सभी जगह पर क्या है, डेमोक्रेसी लानी है। चलिए स्टार्टिंग हुई उसकी, लेकिन जल्द ही कुछ ही टाइम तक ये चीज़ें चली। जल्द ही कुछ जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर क्या हुआ कि डिक्टेटरशिप जो थी उसका राइज होने लगा। डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाह, जिसे हम लोग कहते हैं तानाशाह। तानाशाह से आपको समझ में आ रहा होगा, कई बार हम लोग जो है इस तरीके का वर्ड जो है कभी कभी यूज़ हो जाता है बीच में कि भाई वो तानाशाही करता है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर कई बार इसको नाम दे दिया जाता है हिटलर, कि भाई बिल्कुल हिटलर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ जगहों पर क्या है, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, जहाँ पर क्या है, जो कुछ है मैं ही हूँ, मेरे ही अकॉर्डिंग राज जो है वो चलेगा। एक देखिए, एक होता है, हम लोगों ने बात की मोनार्की की, जहाँ पर राजा का शासन होता है। जहाँ पर राजा का शासन होता है वहाँ पर क्या होता है भाई, राजा की जो फैमिली है, आगे जो राजा बनेगा वो उसकी फैमिली से ही बनेगा, उसके बेटे बेटी जो भी बनेंगे वही बनेंगे। अच्छा, राजा भी काफ़ी हद तक क्या है कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाता है, बट वो पब्लिक के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आती है डेमोक्रेसी। अभी हम लोगों ने बात की कि डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई थी, तो डेमोक्रेसी में क्या है कि भाई जो गवर्न करेगा उसे हम लोग चूज़ करते हैं, यानी कि पब्लिक जो होती है वो गवर्न करने वाले को चूज़ करती है, और जो फिर रूलर होता है या जो शासक होता है वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक ने उसे चूज़ किया है। यहाँ पर ये जो पोस्ट होती है, यहाँ पर जिसको रूल करने की जगह दी जाती है, ये पोस्ट हम देखेंगे तो हेरिडिटरी नहीं होती है, यानी कि पब्लिक जब जिसे वोट करेगी, जो मेजॉरिटी में वोट पाएगा वही वहाँ पर शासन करेगा, जैसा कि आज के टाइम में है हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया क्या, डेमोक्रेसी हो गई। अब बात करते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप जो है पर्टिकुलर किसी पर्सन या किसी छोटे ग्रुप के द्वारा शुरू किया जाता है, जहाँ पर इन्हीं की अपनी पावर होती है और इसमें पब्लिक का कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन जो है वो लगभग ना के बराबर होता है, बहुत कम, ठीक है। तो ये हो गई डिक्टेटरशिप। तो कई जगह पे उस दौरान देखा गया कि डिक्टेटरशिप जो थी वो शुरू हो गई। अब जो डिक्टेटरशिप थी इसमें एक खास चीज़ थी कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो थी किसी इंडिविजुअल या फिर कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को ना देकर यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाती थी हमेशा स्टेट को, नेशन को, ठीक है। यानी कि जो डिक्टेटर होता था वो कहता था भाई नेशन ही सब कुछ है, उसका मानना था नेशन से ही हमें सब कुछ मिला है, इसलिए सबसे आगे क्या है, नेशन है, नेशन के लिए सब कुछ, नेशन में सब कुछ, नेशन के बाहर कुछ नहीं, ऐसा उसका कहना होता था। तो अब हम आते हैं राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली, ठीक है। तो फैसिज्म जो था ये इटली में राइज हुआ, कैसे हुआ ये जानेंगे। फैसिज्म क्या है, ये है डिक्टेटरशिप, ठीक है। हम देखते हैं कि इटली में फैसिज्म जो है, इस नाम से एक डिक्टेटरशिप जो है वो बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा स्टार्ट की जाती है, ठीक है। तानाशाही वहाँ स्टार्ट की जाती है,
फैसिज्म जो एक पार्टी होती है उसके द्वारा। अब फैसिज्म जो ये वर्ड है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो फैसिज्म जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, डेराइव कहाँ से हुआ है? तो इटालियन वर्ड फैसिस से ये डेराइव हुआ है। ठीक है, फैसिस जिसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। फैसिज्म अ डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो फैसिज्म क्या है? डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि हम देखते हैं इटली में मुसोलिनी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। फैसिज्म जो है वर्ड डेराइव होता है फैसिस से, जिसका मीनिंग होता है बंडल ऑफ रॉड। ठीक है, बंडल ऑफ रॉड, इसमें बंडल ऑफ रॉड है एंड साथ ही साथ एक एक्स जो है वो लगा हुआ है सेंटर में। अब ये क्या शो करता है? सबसे पहले बंडल ऑफ रॉड जो है ये हमें एक स्टोरी जो है वो याद दिलाता है। ठीक है, उससे हम समझ सकते हैं ये क्या शो कर रहा है। आपने सुनी होगी स्टोरी, खैर सभी को ये पता होगी स्टोरी। कई बार होता है कि किसी बच्चे का जिक्र है कि उसमें फादर और बेटे के बीच में इस तरीके से बात होती है कि फादर जो है वो बच्चे को क्या देता है, एक स्टिक देता है और उसको तोड़ने को कहता है। उसके बाद जब उसका बंडल देता है तब वो नहीं टूटती, और जब सिंगल रहती है तो टूट जाती है। ठीक है, यही चीज़ होता है 4 भाइयों को दी जाती है उस दौरान भी है कि सिंगल सिंगल वो तोड़ लेते हैं, जब उनको बंडल मिलता है तो नहीं तोड़ पाते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो क्या दिखाती है, ये चीज़ क्या दिखाती है? ये चीज़ दिखाती है यूनिटी एंड साथ ही साथ स्ट्रेंथ को दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसको इसी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो बंडल ऑफ रॉड जो है ये क्या दिखा रहा है? यूनिटी और स्ट्रेंथ को। और यहाँ पर देखें तो जो रोमन कंट्रीज़ होती थी, ठीक है, रोम में क्या होता था, जो डिक्टेटर होता था या काउंसिल होता था उसको एज अ अथॉरिटी ये उसके द्वारा ले जाया जाता था। ठीक है, तो ये क्या शो करता है? अथॉरिटी को। ठीक है, तो इस तरीके से फैसिज्म जो है वो सिग्निफाइड किसे करता है? फैसिज्म सिग्निफाइड करता है यूनिटी को, सिग्निफाइड करता है स्ट्रेंथ को, सिग्निफाइड करता है अथॉरिटी को। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड जो है वो हमें समझ में आ गया। ठीक है, चलिए जानते हैं कि इटली में फैसिज्म जो है वो किस तरीके से राइज हुआ। क्या होता है पोस्ट वॉर? ठीक है, पोस्ट वॉर इटली में एक वायलेंट एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है शुरू होता है, जिसका नाम होता है फैसिज्म, या जिसको फैसिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेशनल फैसिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइज होती है बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा नवंबर 1921 में। ठीक है, बनाई जाती है। यहाँ पर लीडरशिप किसकी थी? बेनिटो मुसोलिनी। यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक शर्ट्स जो थे उनको रिक्रूट किया गया था। 1000 ऑफ ब्लैक शर्ट्स जो थे वो रिक्रूट किए थे। किस लिए किए गए थे? ये किए गए थे जो सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, उन सभी को मारने के लिए। बड़ी संख्या में बहुत सारे सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट लीडर्स जो थे उनको इन्होंने मारा। आगे प्लानिंग हुई कि हम लोग क्या करेंगे। 24 अक्टूबर 1922 को के लिए बात हुई कि हम लोग जो है रोम पर मार्च करेंगे। इससे क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो घबरा जाती है और उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट सरेंडर कर देती है। और केवल यहीं तक नहीं बात सीमित रहती, इटली का जो राजा था वो क्या करता है, वो मुसोलिनी जिसने कि इस मार्च में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, उसको इनवाइट करता है कि आए और गवर्नमेंट बनाए। और इस तरीके से फैसिज्म या फिर कह सकते हैं इस डिक्टेटरशिप का राइज होता है इटली में। चलिए बात करते हैं कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इटली में फैसिज्म के राइज होने का क्या कारण था। तो देखिए बहुत सारे कारण थे। हम देखते हैं किसी भी बड़े इवेंट के लिए तुरंत का एक कारण जो है वो जिम्मेदार नहीं होता। कई सारी चीज़ें जो है वो पीछे से चली आ रही होती हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो एक बड़ा रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो वो हमें एक कह सकते हैं तुरंत का जो कारण है वो दिखता है, बाकी और भी सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर भी इटली में हम देखते हैं फैसिज्म जो है इसके राइज होने के बहुत सारे कारण थे, जिनको हम यहाँ पर कुछ देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर डिसकंटेनमेंट आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ठीक है, तो वर्सलीज की ट्रीटी के बाद जो इटली के लोग थे उनके अंदर जो असंतोष था उसकी वजह से यहाँ पर फैसिज्म जो है वो राइज हुआ। बात करते हैं 1915 से। 1915 हम देखें इस जब युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हुआ था, उस दौरान इटली जो था वो एक्सिस पावर के साथ था। लेकिन फिर हम देखते हैं 1915 में एक ट्रीटी होती है, ठीक है, जो कि सीक्रेट ट्रीटी ऑफ लंदन कही जाती है। ठीक है, पेरिस पे ये ट्रीटी होती है, कब? 1915 में होती है,
जहाँ पर क्या होता है कि इटली जो थी उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस ट्रीटी के दौरान। देखिए इस ट्रीटी में इटली जो है वो पार्टिसिपेट करता है और इसके बाद उसको बड़ी उम्मीदें रहती है कि हम जो है वो अलाइड पावर के साथ आ जा रहे हैं और यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग जो जीतेंगे तो वहाँ पर जो जीती हुई जगहें होंगी उसमें क्या है कि मुझे टेरिटोरियल जो हिस्सा है, ठीक है, जो टेरिटरीज होंगी उस पे हमें भी अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो उसकी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। क्या थी, जैसे हम बात करें ट्रेंटिनो, ठीक है, ट्राइस्टे, इस्टेरिया, फ्यूम एंड कोस्टल रीजन ऑफ डेल्मेटिया, अल्बानिया एंड पार्ट्स ऑफ टर्की एंड जर्मनी। उसको बड़ी उम्मीदें थी कि ये जो जगहें हैं, यहाँ की जो टेरिटरीज़ हैं उसमें मुझे भी हिस्सा मिलेगा, मैं भी अपना एम्पेरिज्म जो है वो बढ़ाऊंगा या फिर लोगों को कॉलोनाइज करूंगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जब यहाँ पर ट्रीटी जो है, ठीक है, युद्ध के बाद क्या किया जाता है कि इटली को बुलाया जाता है। अब इटली तो बड़े खुशी खुशी जाता है क्योंकि उसने इसी उम्मीदों से कि उसको अच्छा खासा ही यहाँ पर हिस्सा मिलेगा। लेकिन जब उसको यहाँ पर दिया जाता है उसका हिस्सा, तो क्या दिया जाता है, उसको उम्मीदें थी बड़ा अच्छा, बहुत ज़्यादा टेरिटरीज जो है वो उसको मिलेंगी, खास तौर से टर्की एंड जर्मनी से उसको बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन यहाँ पर जब उसको युद्ध के बाद दिया जाता है तो क्या दिया जाता है, सदर्न टायरोल, ठीक है, ट्रेंटिनो एंड कोस्टल रीजन ऑफ डेल्मेटिया, ठीक है, ये हिस्सा मिलता है। अब यहाँ पर इटली को लगता है भाई हमारी जो डिमांड्स थी वो तो जायज़ थी लेकिन उसको इग्नोर किया गया, भाई मेरा भी हिस्सा बनता था इन टेरिटरीज़ पर कब्जा करने का। तो ये जो सारी चीज़ें थी उसकी वजह से जो इटली था उसके अंदर असंतोष जो था वो आ गया और यहाँ पर फैसिज्म, जो इटालियन थे उनको लगा भाई हमारी जो डिमांड थी उसको यहाँ पर इग्नोर किया गया है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न था किसका, कि इटली में फैसिज्म जो था उसके राइज होने का, क्योंकि ये समझ में आया कि भाई यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर पाई, ठीक है। तो फैसिज्म से उनको उम्मीदें थी, तो इस वजह से फैसिज्म जो है वो आगे उसका राइज होता है। चलिए बच्चों बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 या फिर कारण नंबर 2 जो कि था इकोनॉमिक क्राइसिस। देखिए क्या होता है कि जब भी युद्ध होते हैं किसी भी कंट्रीज़ में, चाहे तो युद्ध जो जीत रहा है वो और या फिर जो हार रहा है, दोनों को ही देखेंगे, दोनों जगह की इकोनॉमिक कंडीशन जो है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है युद्ध का। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ तक हो सके युद्ध से बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इटली जो था वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी कंडीशन जो थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। जो कह सकते हैं डेब्ट जो था, नेशनल डेब्ट, वो बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ बात करें वैल्यू ऑफ मनी वो घटती जा रही थी, फूड शॉर्टेज जो थी वो हो रही थी, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, ये सारी चीज़ें जो थी वो बर्बाद हो गई थी। इसका असर जो है हर क्लास पर पड़ेगा, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सभी पर। लेकिन देखा जाए तो हायर क्लास फिर भी सर्वाइव कर जाती है, बट मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये सारे लोग जो थे या फिर कह सकते हैं लेबर हो गए, फार्मर्स हो गए, इन सब की कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी और इस तरीके से इटली दिन पर दिन गरीब होता जा रहा था। और इस वजह से भी लोगों के अंदर जो थी नाराज़गी थी कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो है वो कुछ कर नहीं पा रही है, ये सारी चीज़ें लेकर। तो इससे भी क्या था, फैसिज्म जो था इसके राइज होने का ये भी एक बड़ा कारण था। चलिए बात करते हैं थर्ड रीज़न जो कि है वीक गवर्नमेंट। वीक गवर्नमेंट ये भी एक बड़ा कारण था इटली में फैसिज्म के राइज होने का। देखिए हमने देखा ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, जहाँ पर इटली को बहुत सारी उम्मीदें थी कि कई सारी टेरिटरीज जो है उस पर उसको कब्जा मिलेगा। टेरिटरीज पे कब्जा होने से क्या होगा कि भाई उसके रिसोर्सेज जो हैं उस पर कब्जा होगा, वहाँ के लोगों पर, वहाँ की इंडस्ट्रीज जो है उस पर कब्जा मिल जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो युद्ध से जो हमारी कंडीशन है बुरी है वो क्या होगी, वो सुधर जाएगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, टेरिटरीज पर उनको कब्जा नहीं मिला। अब इस वजह से वहाँ की पब्लिक जो थी वो नाराज़ थी। युद्ध में हमने जाना ही उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ख़राब थी। पब्लिक दिन पर दिन क्या थी, गरीब होती जा रही थी और गवर्नमेंट जो थी वो इसके लिए कुछ कर नहीं रही थी। तो इसलिए यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, वह यहाँ के जो लोग थे उनमें नाराज़गी थी गवर्नमेंट के लिए और अब वो चाह रहे थे एक स्ट्रांग गवर्नमेंट जो कि क्या करे, उनकी कंडीशन को सुधार सके, ठीक है। वीक पॉलिसीज जो थी उससे वो नाराज़ थे और उसके बाद वो चाह रहे थे। अब यही जो फीलिंग थी इसने हेल्प की किसमें, फैसिज्म के फ्लरिश होने में, क्योंकि फैसिज्म का जो लीडर था वो क्या था, वो इनको उम्मीद दिखा रहा था।
चलिए बात करते हैं रीजन नंबर 4 जो कि है एक्टिविटीज ऑफ द सोशलिस्ट। तो जो सोशलिस्ट की एक्टिविटीज थी वो इस तरीके की थी कि जिसने हेल्प की, या फिर कह सकते हैं कि उस कंडीशन से पब्लिक जो थी वो इतनी परेशान हो गई थी जिसने कि चाहा कि उनको एक बोल्ड और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है वो मिल सके। और ये भी हमने देखा कि इसकी वजह से क्या है, यही रीज़न था, ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से क्या है, फैसिज्म जो था वो इटली में आगे बढ़ता है या फ्लरिश होता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो जो सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, इनके थॉट्स क्या थे? इनके थॉट्स ये थे कि जो सोसाइटी है वहाँ पर कोई भी अमीर नहीं होगा, कोई भी गरीब नहीं होगा, सभी एक बराबर होंगे। ठीक है, कोई मालिक नहीं होगा, कोई नौकर नहीं होगा, सब एक बराबर होंगे। ठीक है, यानी इकॉनमी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबरी से होगा। अब इस तरीके के रेवोल्यूशनरी थॉट्स जो थे उन्होंने लोगों के बीच में फैलाने लगे और इस वजह से दंगे फसाद जैसी चीज़ें जो थी वो जगह जगह पर होने लगी। बात करें कि जो फार्मर्स थे उन्होंने ज़मींदार जो थे उनसे ज़मीनें छीनने लगे वो लोग कि भाई अब कोई ऊंच नीच है नहीं, सभी लोग जो हैं वो बराबर हैं, तो उधर ज़मीनें छीनने लगे। दूसरी तरफ हम लोग बात करें जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी तोड़फोड़ जो थी वो कर दी। भाई मालिक नौकर जैसा कुछ है ही नहीं, तो तोड़फोड़ वगैरह वो करने लगे। टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सारी जो लाइंस थी इन सभी को क्या किया गया, ये सारी जगहों पे जो वर्कर्स काम करते थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो थी उन्होंने वहाँ का माहौल जो था वो पूरी तरह से बिगाड़ दिया। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही थी, पब्लिक बहुत ज़्यादा ऊब चुकी थी कि हर रोज़ दंगे फसाद, मार पीट और ये सारी चीज़ें हो रही। भाई देखिए जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उन सबको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था, स्ट्राइक की जा रही थी। तो इस वजह से पब्लिक जो थी वो परेशान थी कि एक तरफ तो कम्युनिस्ट जो है वो परेशान कर रहे थे कि इस तरीके के रेवोल्यूशनरी थॉट्स जो थे वो पहुँचा रहे थे और जिसकी वजह से दंगे फसाद हो रहे थे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो थी वो कुछ कर नहीं पा रही थी। अब ये कम्युनिस्ट जो थे उनका कह सकते हैं एम क्या था, उनका एम था कि गवर्नमेंट जो है उसको क्या करना है, उसको ओवरथ्रो करना है। तो इस तरीके का प्रचार प्रसार वो और ज़्यादा कर रहे थे। तो अब लोगों को दिख रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो किसी काम की नहीं है, ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, माहौल जो है, एटमॉस्फेयर जो है उसको वो बिगाड़ रहे हैं। और इस तरीके से अब उनको एक स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए थी जो कि उनको फैसिज्म जो है उसमें दिखती है। और इस वजह से ये भी एक बड़ा कारण है क्या, फैसिज्म के राइज होने का। चलिए बच्चों बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 जो कि है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो क्या होता है कि हम देखते हैं इटली में पोस्ट वॉर, इटली में क्या है, फर्स्ट टाइम लोग जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं किससे, डेमोक्रेसी से। ठीक है, तो डेमोक्रेसी से इंट्रोड्यूस होते हैं ये लोग। यहाँ पर क्या है कि अब हुआ कि इलेक्शन होंगे, इस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी, बट कोई भी पार्टी जो थी वो मेजॉरिटी में वोट नहीं पाती है। इस वजह से हम देखते हैं 1919 टू 1922 इस दौरान इटली में क्या होता है, कोलिएशन वाली गवर्नमेंट जो है वो बनती है, यानी गठबंधन की सरकार बनती है। ऐसे में क्या होता है, 6 पार्टीज़ की यहाँ पर कोलिएशन वाली गवर्नमेंट बनी। ऐसे में होता ये है कि जिस यहाँ पर सबका है सपोर्ट, उस वजह से क्या है गवर्नमेंट बनी है। हर समय एक डर रहता है कब कौन अपना सपोर्ट जो है वो खींच लेगा, और जाहिर सी बात है हर किसी के जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं वो मैच करें ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से कंटिन्यूटी जो थी, इनकी पॉलिसी एंड कंटिन्यूटी जो थी वो बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, जिस वजह से क्या था, कंडीशन वो जो थी वो ख़राब होती जा रही थी और पब्लिक जो थी वो नाराज़ हो रही थी। और ऐसे में मुसोलिनी जो था उसके अंडर में फैसिस्ट जो थे उनको आगे बढ़ने का चांस मिलता है या अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट यानी कि 6th है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन का फेल होना भी यहाँ पर मुसोलिनी या फिर कह सकते हैं फैसिज्म जो था इसके राइज होने का कारण था। देखिए लीग ऑफ नेशन जो था वो किस लिए बना था, लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था जिससे कि दुनिया में शांति बनाई रखी जा सके, दोबारा से युद्ध जैसी कोई कंडीशन जो है वो ना आए। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो था वो पीस बनाए रखने में फेल हो गया। ये भी एक बड़ा कारण था कि हमने देखा इटली में फैसिज्म और जर्मनी जो है वहाँ पर क्या था, नात्सिज्म, ये दोनों जो थे वो राइज हो पाए। अगर क्या था
कि यहाँ पर लीग ऑफ नेशन जो है उसने तुरंत ही एक्शन लिया होता हिटलर के अगेंस्ट, उसने तुरंत एक्शन लिया होता मुसोलिनी के अगेंस्ट, तो हमें इटली और जर्मनी में डिक्टेटरशिप जो थी वो देखने को ना मिलती। ठीक है, तो इन्होंने तुरंत एक्शन लिया नहीं और इस वजह से हम देखते हैं कि इटली में मुसोलिनी जो है या फैसिज्म जो है वो राइज होता है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है एफर्ट्स ऑफ द नेशनलिस्ट। ठीक है, तो नेशनलिस्ट के एफर्ट इसमें क्या थे वो जानेंगे। देखिए, एक तरफ कम्युनिस्ट जो थे वो क्या कर रहे थे, जिस तरीके का वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, ठीक है, दंगे फसाद फैलाने का काम कर रहे थे। दूसरी तरफ उनकी जो एक्टिविटीज़ थी कम्युनिस्ट की, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो थी वो क्या था, उसका इग्नोरेंस, वो इसके लिए कुछ भी कर नहीं रही थी। तो इस तरीके से जो कम्युनिज्म था उससे डर था नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट की बात करें, कौन थे नेशनलिस्ट, तो भाई जो पब्लिक थी उसी में से जो कह सकते हैं जो वर्कर थे, जो यंग लोग थे, ठीक है, जो टीचर्स थे, जो लेबर थे, यही सब क्या थे, यही सब नेशनलिस्ट थे। तो ये जो कम्युनिज्म था इसका इनके अंदर डर था। ये चाह रहे थे कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो हो जो कि इस चीज़ को अच्छे से हैंडल करे। तो गवर्नमेंट इस समय की जो थी वो कैसी थी, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। तो इस चीज़ से वो बड़े ही निराश थे और अब वो चाह रहे थे कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बने। इस तरीके से जो ये नेशनलिस्ट थे इन्हीं के अलग अलग जो थे ग्रुप बने जिन्हें कहा गया फैसियोज। अब ये जो फैसियोज बने इन्हीं को आगे हम देखते हैं मुसोलिनी जो है उसकी लीडरशिप में ऑर्गेनाइज किया जाता है और नाम दिया जाता है फैसिस्ट पार्टी। अब आगे हम देखते हैं कि मुसोलिनी जो है इसकी लीडरशिप में फैसिस्ट पार्टी जो है, ठीक है, लीडरशिप होती है मुसोलिनी की। फैसिस्ट पार्टी जिसके अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं और इनको भेजा जाता है रोम पर अटैक करने के लिए। तो ये जो ग्रुप बने थे इनके अलग अलग, तो ये अलग रोम के अलग अलग पार्ट्स पर अटैक करते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे गियोलिटी, ठीक है, गियोलिटी, तो ये क्या थे, ये घबरा जाते हैं और यहाँ से वो रिज़ाइन कर देते हैं। जब ये रिज़ाइन कर देते हैं तो यहाँ का जो शासक था, यहाँ का जो राजा था विक्टर इमैनुअल III, वो खुद ही इनवाइट करता है मुसोलिनी को कि आओ और राज संभालो, ठीक है, आओ और शासन करो। इसके लिए विक्टर इमैनुअल III जो थे उन्होंने इनवाइट किया मुसोलिनी को कि आए और अपनी सरकार बनाए। और इस तरीके से मुसोलिनी जो है वो जर्मनी में वन लीडर वाली गवर्नमेंट बनाता है और यहाँ से स्टार्ट होती है उसकी डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो इस तरीके से मुसोलिनी ने फैसिस्ट पार्टी बनाई और इस तरीके से फैसिज्म जो था वो आगे बढ़ाया। चलिए बात करते हैं फैसिज्म की आइडियोलॉजी क्या थी या इनके प्रिंसिपल्स क्या थे। ठीक है, चलिए आइए इनके प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी जो है वो देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स या आइडियोलॉजी। एंटीथेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के ये पूरी तरह से खिलाफ थे, यानी कि मेजॉरिटी में जो गवर्नमेंट बनाने की बात होती थी कि जिसको मेजॉरिटी में वोट मिले उससे गवर्नमेंट बने, इसके ये खिलाफ थे। ठीक है, एक लीडर जो है उसकी लीडरशिप में ही गवर्नमेंट चले, इसके ये फेवर में थे। एडवोकेसी ऑफ डिक्टेटरशिप, ठीक है, तो डिक्टेटरशिप के फेवर में ये थे। इनका मानना था कि सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या है, वो है डिक्टेटरशिप। ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द लीडर, जहाँ पर क्या है या फिर कह सकते हैं कंट्री में सुप्रीम अथॉरिटी क्या होगी, एक तो डिक्टेटरशिप होगा जहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी होगी लीडर की, सारे जो सिविल और मिलिट्री राइट्स हैं वो उसके पास ही होने चाहिए, कोई भी उसकी पावर को चैलेंज नहीं कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन द स्टेट ओवर द इंडिविजुअल। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की कि इनका मेन जो प्रेशर था या मेन जो इन्होंने एम्फेसाइज किया किसको, स्टेट के लिए। इन्होंने बोला भाई स्टेट जो है उसी से हमें सब कुछ मिलता है, इसलिए हमें स्टेट के लिए, ठीक है, हमें स्टेट पर ध्यान देना चाहिए, पर्टिकुलर जो पर्सन है या इंडिविजुअल जो है उन पर देने की बजाय। तो स्टेट को उन्होंने सबसे मेन माना। नेक्स्ट, स्ट्रेस ऑन नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म और नेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इनको भी इन्होंने पॉइंट आउट किया। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ पीस एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पीस और प्राइवेट प्रॉपर्टी इसके ये फेवर में थे कि शांति जो है वो बनी रहनी चाहिए, लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो रखने का हक है। इक्वल कंट्रोल ऑन कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास। ठीक है, तो इनका मानना था कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये हो या ये हो, दोनों पे ही इक्वल कंट्रोल हो। नेक्स्ट, नेशनल पावर एंड प्रेस्टीज। ठीक है, तो कंट्री को पावरफुल बनाने के लिए इनका विश्वास था कि नेशनल पावर एंड उसकी जो प्रेस्टीज जो है इसको बढ़ाना ज़रूरी है।
नेक्स्ट है इंपीरियलिस्ट एंड एग्रेसिव पॉलिसीज़। इनकी पॉलिसीज़ यही थी, इंपीरियलिस्ट एंड एग्रेसिव, कि अपना जो एम्पायर है उसको बढ़ाते रहना है। एग्रेसिव की बात हम लोग करें तो अपने नेशन के लिए जो भी कह सकते हैं फैसले लेने हैं, जो भी डिसीजन लेने हैं उसको फट से लेना, या कोई इनकी पावर को चैलेंज करता है तो उसको बिल्कुल ही बुरी तरह से क्रश कर देना। ठीक है, तो ये इनकी पॉलिसीज़ थी। और हम देखते हैं यहाँ पर मुसोलिनी जो था वो अपनी इन्हीं पॉलिसीज़ के चलते इस दौरान इटली जो था उसने काफ़ी प्रोग्रेस की। मुसोलिनी के अंडर में काफ़ी प्रोग्रेस हुई इटली की, इंटरनेशनल लेवल पर इटली जो था वो काफ़ी फेमस हो गया। लेकिन यहीं पर एक चीज़ और हम देखते हैं कि फैसिज्म जो है वो मुसोलिनी के साथ ही आया और कह सकते हैं मुसोलिनी के साथ ही चला गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुसोलिनी जो थे उनको हैंग कर दिया जाता है, उसके साथ ही साथ फैसिज्म जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ नाथसिज्म। ठीक है, तो नाथसिज्म के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। नाथसिज्म जो कि जर्मनी में राइज हुआ था। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जर्मनी की कंडीशन जो थी वो बहुत ख़राब थी, जर्मनी हार भी गया था। ठीक है, जगह जगह पर रिवॉल्ट वगैरह हो रहे थे, ये सारी चीज़ें आम बात हो गई थी, कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर रह नहीं गया था। गवर्नमेंट जो थी यानी कि जो रूलर था वो यहाँ बहुत कमज़ोर पड़ रहा था, यानी यहाँ का रूलर था कैसर विलियम टू। ठीक है, तो कैसर विलियम टू जो था उसने क्या किया, यहाँ से रिज़ाइन किया और भाग गया कहाँ, हॉलैंड भाग गया। अब चूंकि बात हुई थी क्या कि अब जो है डेमोक्रेसी सभी जगह पे आएगी, तो यहाँ पर भी क्या था, कम्युनिस्ट जो थे एक तरफ वो भाग गया, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने चाहा कि अपनी गवर्नमेंट बना ले, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। ये हुआ कि भैया यहाँ पर क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी। अब डेमोक्रेसी के लिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये फॉर्म की जाती है जनवरी 1919 में। ठीक है, और इस तरीके से आगे प्रोसेस जो है वो बढ़ेगा। तो हम देखते हैं 10 अगस्त 1919 को क्या होता है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर आता है 10 अगस्त 1919 को। तो इस तरीके से जर्मनी में हम देखते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है ये इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, यहाँ का संविधान बनता है जिसे कि वीमर गणराज्य या फिर वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब ये जो यहाँ पर नया नया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो इस्टेब्लिश हुआ था उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं आगे राइज होता है नाथसिज्म। ठीक है, या कह सकते हैं डिक्टेटरशिप जो है वो यहाँ पर राइज होती है। होता यह है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी वीक थी और इलेक्शंस होते हैं यहाँ पर 1932 जुलाई 1932 में रेस्टैग में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, जहाँ पर नाजी पार्टी जो है इसको मिलती है मेजॉरिटी। जब नाजी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, इसके बाद यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, यहाँ के जो ज़मींदार थे यानी जो बड़े बड़े लोग थे, वो रिक्वेस्ट करते हैं हिंडनबर्ग को, जो कि यहाँ के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तो हिंडनबर्ग को रिक्वेस्ट किया जाता है, तो इस वजह से हिंडनबर्ग जो है वो क्या करते हैं, वो हिटलर को चांसलर, ठीक है, अपॉइंट करते हैं। और फिर इसके बाद 1934 में हम देखते हैं हिटलर जो है उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। चलिए बात करते हैं कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नाथसिज्म इन जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी में नाथसिज्म के राइज होने के क्या कारण थे ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो पहला जो कारण था वो था ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ठीक है, तो वर्सलीज की जो ट्रीटी थी वो बहुत ही अपमानजनक थी, जिससे कि वहाँ की पब्लिक जो थी वो बहुत नाराज़ होती है, बहुत दुखी होती है। ऐसे में हिटलर जो है वो उनको उम्मीद दिखाते हैं और फिर पब्लिक जो है वो उनकी फॉलोअर बन जाती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर यानी कि जर्मनी में हिटलर की डिक्टेटरशिप जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए आइए डिटेल में इसको समझते हैं। होता यह है कि जर्मनी जो है जर्मनी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार जाता है। ठीक है, अब हार जाता है तो इसको एक ट्रीटी जो है वो साइन करनी पड़ती है, जिसे हम ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के नाम से जानते हैं 1919 में। ठीक है, तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कहा जाता है जर्मनी को कि भाई जो युद्ध हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ, इसलिए इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। ऐसे में जो अदर कंट्रीज़ जो थी, अदर टेरिटरीज़ जो थी जिस पर की कब्ज़ा था जर्मनी का, वो उससे छीन लिया जाता है। साथ ही साथ उसकी अपनी टेरिटरीज़ जो थी उससे कहा जाता है 13% तुम अपनी टेरिटरीज़ से दो। इसके अलावा जर्मनी को कहा जाता है 26% तुम्हारे यहाँ जो कोल होता है वो हमको दो।
इतना ही नहीं, सबसे बड़ा रिसोर्स होता है जो आयरन, उसके लिए बोला जाता है 75% आयरन जो है तुम अपना छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा अपनी जो पॉपुलेशन है टोटल, उसका 10% हमें दे दो, ठीक है। इतना ही नहीं, 6 बिलियन पाउंड जो है इसका भी मुआवजा देने के लिए बोला जाता है जर्मनी को। अब ये सारी चीज़ें जो थी, जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने इसे अपना बहुत बड़ा अपमान समझा, अपनी कंट्री का अपमान समझा और इसके लिए जिम्मेदार समझाया वीमर रिपब्लिक की। वीमर रिपब्लिक जो है उसकी वजह से ही ये चीज़ हुई और इस तरीके से जर्मनी जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है, रिपब्लिक जो है, इसको बहुत बुरा समझा जाने लगता है कि हमारी जो प्रेस्टीज थी इसको इसी की वजह से नुकसान पहुंचा, ठीक है। ऐसे में क्या है, हिटलर ने इसका फ़ायदा उठाया, ठीक है। ट्रीटी वॉज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके की थी जिसकी वजह से क्या है, हिटलर जो है वो पब्लिक जो है उसको भरोसा दिलाता है कि भाई कंट्री की जो प्रेस्टीज है वो मैं वापस ला के दिलाऊंगा और इस वजह से कंट्री के जो लोग हैं वो फॉलोअर बन जाते हैं हिटलर के और यहाँ पर नाजिज्म जो है वो राइज होता है। बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जर्मनी की कंडीशन जो थी वो बहुत ख़राब हो रही थी। जो यहाँ के बिजनेस थे, जहाँ यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी, यहाँ का जो ट्रेड था, वो सारा कुछ चौपट होता जा रहा था। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही थी। भाई जब इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, ट्रेड नहीं चल रहा है, तो फिर लोगों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे जो आर्मी के लोग थे वो सारे बेरोज़गार थे। भाई युद्ध में तो बहुत सारे लोगों को भेजा गया, अब क्या है, अब युद्ध खत्म हो गया, अब वो लोग क्या है, खाली बैठे। तो इस तरीके से बेरोज़गारी जो थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा था। लोगों की कंडीशन जो थी वो बहुत बुरी हो गई थी, ठीक है। इसी दौरान 1929 में यूरोप में आता है ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक मंदी जो कि बहुत बड़ी थी, जिसका असर सभी पर पड़ता है। जर्मनी की कंडीशन इससे और ख़राब हो जाती है, चीज़ों के रेट बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ मनी होती है वो घट जाती है और कंडीशन दिन पर दिन बिगड़ती जाती है। ऐसे में जो हिटलर था वो बोलता है मैं बचाऊंगा अपनी जो कंट्री है, यहाँ के लोगों को मैं बचाऊंगा, इस मंदी से मैं निकालूंगा, लोगों की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इससे मैं निकालूंगा। अब पब्लिक जो थी उसको भी इसके ऊपर भरोसा था और ये भी एक कारण था नाजिज्म के राइज होने का। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। ये भी एक बड़ा कारण था। देखिए क्या होता है, 1917 में कम्युनिज्म जो है वो स्प्रेड होता है रशिया में, या फिर कह सकते हैं इस तरीका रेवोल्यूशन जो है वो रशिया में लाया जाता है। उसी से इंस्पायर्ड होकर जर्मनी में भी कम्युनिज्म जो है वो स्टार्ट किया जाता है। लोगों के बीच में इस तरीके की बातें कि भाई सभी लोग जो है वो बराबर है, ठीक है, सोशलिज्म जो है इसको लाना चाहिए, इस तरीके के थॉट्स, आइडियाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। ऐसे में हिटलर को ये समझ में आता है कि अगर यहाँ पर कम्युनिज्म जो है ये आता है तो ऐसे में क्या होगा कि जर्मनी जो है वो रशिया का गुलाम बन जाएगा। और इस तरीके से हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने अपने जो लोग थे उन लोगों को बाकायदा समझाया कि अगर यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं तो उससे हमें कितना नुकसान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने लोगों को उसने काफ़ी ज़्यादा भड़काया और इस तरीके से जो पब्लिक थी, चाहे वर्कर्स हो चाहे फार्मर्स हो, ये सभी जो है हिटलर के साथ आ जाते हैं और नाजी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 जो कि है जर्मनी हैड नो फेथ इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जर्मनी का कोई फेथ या कोई विश्वास जो था वो डेमोक्रेसी पे नहीं था। जर्मनी का मानना था कि डेमोक्रेसी जो है उसी की वजह से हमको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है वो साइन करनी पड़ी। भाई उनका मानना था कि डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती तो क्या जो हार्श ट्रीटी हम पर इम्पोज की गई, जो हमें साइन करनी पड़ी, वो गवर्नमेंट ना करती। लेकिन डेमोक्रेसी की वजह से जो गवर्नमेंट बनी उस वजह से ही इस ट्रीटी को साइन करना पड़ा, इसलिए डेमोक्रेसी के वो बिल्कुल ही खिलाफ थे। इसको अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन के वो बिल्कुल ही खिलाफ मानते थे कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। ऐसे में हिटलर जो कि उनको दिखता है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, ठीक है, और उनके जो सपने हैं, उनका जो ड्रीम है कि अपनी जो ग्लोरी, अपना जो पास्ट है, अपनी जो ग्लोरी है, अपनी जो प्रेस्टीज है, उसको वो वापस ले आएगा। और इस तरीके से लोग जो है दिल खोल कर हिटलर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जर्मनी के जो लोग थे उनका अगर देखा जाए तो विश्वास कह सकते हैं लिबर्टी और फ्रीडम से ज़्यादा प्रेस्टीज और ग्लोरी में था। और ऐसे में जब उनको ये खूबियाँ दिखती हैं हिटलर में कि वो हमारी प्रेस्टीज और ग्लोरी को वापस लाएगा, तो वो दिल खोलकर उसका सपोर्ट करते हैं।
चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, जो कि है मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ पार्टी स्ट्रिफ। ठीक है, तो हिटलर ने पार्टी स्ट्रिफ यानी कि पार्टी स्ट्रगल जो थे उसका बहुत ही अच्छा यूज किया। किस तरीके से? जर्मनी जहां पर ये हुआ कि भाई अब डेमोक्रेसी आएगी, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे कि हम बात करें 1919 से लेकर 1933 के दौरान क्या था, सोशल डेमोक्रेट्स, नेशनलिस्ट, रॉयलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, इस तरीके से कई सारी पार्टीज जो थी वो यहाँ इन्वॉल्व थी। अब ये आप सभी को पता है, कई सारी पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट तो करती नहीं, हमेशा एक दूसरे की टांग खींचने में लगी रहती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर गवर्नमेंट जो थी वो वीक होती जा रही थी, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी। हमने देखा वीमर रिपब्लिक जो है वो इस्टेब्लिश होता है, जो कि ओनली 239 डेज तक ही चल पाता है। उतने में ही उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो नहीं बन पा रही थी। और इसका फ़ायदा किसने उठाया? इसका फ़ायदा उठाया हिटलर ने, कि भाई इन लोगों में तो हमेशा ही स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, हिटलर जो कि लोगों को बड़े ऊंचे ऊंचे सपने दिखा रहा था, और पब्लिक जो थी फिर इस तरीके से वो हिटलर की तरफ ही जाना उसने समझा। तो ये जो पार्टी स्ट्रिफ था या पार्टीज़ के बीच में स्ट्रगल था, इसको नाजी और हिटलर जो थे उन्होंने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह से हैंडल करते हुए पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, पर्सनालिटी ऑफ हिटलर। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि बहुत मायने रखता है कि लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। हिटलर की जो पर्सनालिटी थी उससे लोग जो थे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे, बिना थके काम करता था। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए रिसोर्सफुल पर्सन था, उसके पास रिसोर्सेज जो थे वो सारे थे। ठीक है, बिना थके काम करना। उसकी स्पीचेस की बात की जाए तो इस तरीके से स्पीच देता था कि लोग जो थे बिल्कुल उसके मुरीद हो जाते थे, या फिर कह सकते हैं कि पूरी तरह से लोगों पर उसकी स्पीचेस जो होती थी उसका प्रभाव पड़ता था। इसके अलावा जो उसकी बातें होती थी बिल्कुल लॉजिकल होती थी, इसलिए पब्लिक जो थी उसका सपोर्ट हिटलर को मिलता गया। ठीक है, तो इस तरीके से पब्लिक जो थी, जिस तरीके का वो प्रचार करता था अपनी बातों का, उससे पब्लिक जो थी उसको उसके हिटलर के ऊपर ब्लाइंड फेथ होता गया और वो उसके सपोर्ट में आती गई। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, द वॉलंटियर कॉर्प्स। ठीक है, तो क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद हम समझ सकते हैं कि जब युद्ध होता है उस समय बहुत सारी आर्मी की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों को जो है सोल्जर बना के भेजा जाता है। अब युद्ध जब ख़त्म हो गया तो कितने सारे लोग जो थे वो वैसे ही अनएम्प्लॉयड हो गए, और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई, जिसके दौरान कहा गया कि आप अपने पास सिर्फ इतने सैनिक रख सकते हो। अब बाकी के सैनिक जो हैं वो कहाँ जाएंगे? तो बहुत सारे लोग जो थे वो, बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो इस दौरान अनएम्प्लॉयड हो गए। हिटलर ने इस कंडीशन का या इस सिचुएशन का कह दीजिए, हिटलर ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, और ये जो सोल्जर्स थे इनकी हेल्प से उसने वॉलंटियर कॉर्प्स, या फिर कह सकते हैं इन सबको वॉलंटियर कॉर्प्स के रूप में ऑर्गेनाइज किया, जिनका यूज़ उसने कहाँ किया? जो पावर उसके खिलाफ आवाज़ उठाती थी उसको क्रश करने में, और उन्हीं की हेल्प से आगे उसने अपनी पार्टी जो थी उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, एंटी सेमिटिक प्रोपेगेंडा। देखिए हिटलर ने क्या किया, हिटलर जो था वो जो ज्यूज़ होते थे यानी यहूदी जो थे उनसे वो बहुत नफरत करता था। उसका मानना था कि हम लोग जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारे हैं तो वो इन्हीं की वजह से हारे हैं, और इस तरीके का प्रचार उसने लोगों के बीच में किया। अब हमने जाना हिटलर की पर्सनालिटी ऐसी थी, हिटलर की स्पीचेज ऐसी थी जिसकी वजह से लोग जो थे वो उसकी बातों को बड़ी तेज़ी से मान जाते थे, और इस तरीके से लोगों ने यहूदियों के खिलाफ यानी ये जो ज्यूज़ थे इनके खिलाफ उन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ वो आवाज़ उठाने लगे। जो ज्यूज़ थे उनको हिटलर के कहने पे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता था, बहुत बुरा व्यवहार होता था। जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे यहाँ तक कि उनको भी नहीं छोड़ा जाता था, उनको भी बुरी तरह से परेशान किया जाता था। कितने सारे जो ज्यूज़ थे उनको हिटलर ने गैस चैम्बर्स जो थे वो बनवा रखे थे, जिसमें दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो जाती थी। बहुत सारे जो ज्यूज़ थे उनको उस गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था और एक साथ बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाया करती थी। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि हिटलर जो था इन ज्यूज़ से बहुत नफरत करता था और मानता था कि यही लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ,
ठीक है, धोखा किया और इस वजह से हम इस युद्ध को हार गए। अब हिटलर की ये बातें थी, जैसा अभी हमने समझा कि उसकी बातें जो थी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी और इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो थे वो नाजी पार्टी के साथ आ गए और यहाँ से हिटलर को स्ट्रेंथ मिली। चलिए बात करते हैं मेन फीचर्स और आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म। ठीक है, तो नाजिज्म के जो मेन फीचर्स थे वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। पहला, सुपरमेसी ऑफ द स्टेट। स्टेट की सुपरमेसी को ये बहुत मानते थे। ठीक है, अभी पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उनका मानना था, जो नाजिज्म थे उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि स्टेट ही क्या है, सब कुछ है, उसके पास सारे राइट्स होने चाहिए। ठीक है, स्टेट के पास ही सारे राइट्स होने चाहिए क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वो स्टेट से ही है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जो भी चीज़ें हैं सब पर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। इस तरीके से सुपरमेसी मानते थे स्टेट की। रिजेक्शन और पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस जो थे इनका वो रिजेक्शन करते थे, इसको वो बिल्कुल नहीं मानते थे। अभी पहले भी हमने समझा कि पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन या फिर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी वगैरह को वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इसके अलावा उनका पूरा कंट्रोल, उनका मानना था कि जो अपनी सत्ता है उसको बनाए रखने के लिए पूरा कंट्रोल होना चाहिए, एजुकेशन, प्रेस एंड रेडियो एक्सेट्रा। देखिए, इसीलिए जब इनका ये ज्यूज जो थे उनके खिलाफ थे तो उनके खिलाफ प्रचार के लिए इन्होंने रेडियो, प्रेस, ठीक है, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया। इसके कह सकते हैं प्रेस वगैरह का यूज़ करके जगह जगह पैम्फलेट जो है वो बंटवाना, रेडियो वगैरह से प्रचार करवाना कि ये जो ज्यूज़ हैं इनकी वजह से ही हम इस युद्ध को हारे हैं, इसलिए हमें इनको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अपोजिशन जो था, जो अपोजिशन में थे उन सभी को क्रश करने में ये विश्वास रखते थे। एंटी कम्युनिज्म एंड एंटी लिबरलिज्म। ठीक है, तो इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। इसके अलावा उनका मानना था प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो बस लिमिटेड होनी चाहिए, मतलब इतनी ही जितनी आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है। अगर वो नेशन के लिए खतरा हो रही है तो इस तरीके की प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में नहीं थे। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इनका ये मानना था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके डेवलपमेंट के लिए सिर्फ प्राइवेट जो हैं लोग हैं वो कोशिश करें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कोशिश करें या फिर सिर्फ गवर्नमेंट कोशिश करे, तो ऐसा नहीं। इन सभी के लिए स्टेट एंड प्राइवेट दोनों को ही साथ में आना पड़ेगा, तभी इनका डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट, नेशनल सुपीरियरिटी एंड एक्सपेंशनिज्म। ठीक है, तो अपने नेशन को ये मानते थे कि भाई हम जो हैं यानी जर्मन जो हैं वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं और वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, इसलिए वो दूसरों पर राज करने के लिए बने हैं, न कि दूसरे में डिज़ॉल्व होने के लिए। द नाजी आइडियोलॉजी क्या थी? ज्यूज जो थे उनके खिलाफ कि उन सभी को क्या करना है, बाहर निकाल देना है, उनको हमारे यहाँ से भगा देना है। और क्योंकि वो हमारे लिए, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, साथ ही साथ इनका कहना था भाई जो अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है उनको यहाँ से भगा देना। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, इसकी उन्होंने निंदा की। ठीक है, एम्पायर एक्सपेंशन एंड कॉलोनीज, इसमें उनका विश्वास था कि अपना एम्पायर जो है उसको बढ़ाना, साथ ही साथ इस ट्रीटी के द्वारा हमारी जो कॉलोनीज चली गई, ठीक है, तो उनको वापस से पाना। नेक्स्ट, इंक्रीज जर्मन मिलिट्री पावर, इसमें उनका विश्वास था जर्मन मिलिट्री पावर जो है उसको बढ़ाना। चलिए बात करते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फैसिस्ट एंड नाजी आइडियोलॉजीज। ठीक है, तो फैसिस्ट एंड नाजी आइडियोलॉजी जो थी इसकी कंपैरेटिव स्टडीज़ जो हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, उन दोनों में तुलना देखेंगे कि दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या थी। ठीक है, तो दोनों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसलिए ये चीज़ें समझना मुश्किल नहीं है। दोनों ही फेवर में किसके थे? सिंगल पार्टी रूल, कि सिर्फ हम ही जो हैं वो रूल करेंगे और कोई नहीं, अगर कोई हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसको हम क्रश कर देंगे। ठीक है, तो सिंगल पार्टी रूल एंड लीडर वर्शिप, लीडर ही क्या है, सब कुछ है, उसकी बात सबको माननी चाहिए, उसके पास सारे राइट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड, डिक्टेटरशिप एंड अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी, दोनों का ही ये मानना था, दोनों ही फेवर में थे किसके? डिक्टेटरशिप के, कि डिक्टेटरशिप जो है वो होनी चाहिए। मोनार्की या डेमोक्रेसी में दोनों में से कोई नहीं मानता था, दोनों डिक्टेटरशिप को मानते थे और अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी उनको चाहिए थी कि भाई कोई भी जो है वो उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर कोई उनके अगेंस्ट जाता तो उसको क्रश कर देना।
थर्ड है प्रेफरेंस फॉर द स्टेट ओवर द इंडिविजुअल। इसको भी हम लोग समझ चुके हैं कि स्टेट को ही ये मेन प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि इनका मानना था स्टेट की वजह से ही सब कुछ है। नेक्स्ट है दोनों ही आइडियोलॉजी सपोर्ट करती थी किसको, इंपीरियलिस्ट एंड एग्रेसिव पॉलिसीज़। अपने एम्पायर को बढ़ाना है एंड एग्रेसिवनेस की, कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो उसको क्रश कर देना, अपनी जो एम्पायर है, अपना जो स्टेट है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो एक्शन लेना पड़े वो लिया जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोनों की आइडियोलॉजीज़ जो थी उसमें डिफरेंस क्या थे। ठीक है, डिफरेंसेस इन फैसिस्ट एंड नाजी आइडियोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों की ओरिजिन एंड लीडरशिप की, जो हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। तो ओरिजिन क्या थी फैसिज्म की, ओरिजिन उसकी थी इटली। लीडरशिप किसकी थी, लीडरशिप थी यहाँ बेनिटो मुसोलिनी की। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, नाजिज्म। नाजिज्म जो था यहाँ पर इसकी ओरिजिन जो थी वो कहाँ थी, जर्मनी में। इसका लीडरशिप की बात करें एडोल्फ हिटलर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंतर था। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस की बात करें तो यहाँ पर रेस में हम देखते हैं नाजिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा, नाजी जो थे वो अपनी रेस को ही सबसे सुपीरियर मानते थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें फैसिज्म की, या कह सकते हैं फैसिस्ट जो थे, तो वो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं था कि हमारी रेस ही जो है वो सबसे बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं था। नाजिज्म जो थे वो, उनकी बात देखें तो वो लोग क्या थे, जो ज्यूज़ थे उनके खिलाफ थे। इसी वजह से हमने देखा कि जो ज्यूज़ थे उनको उन्होंने बहुत बुरी तरीके से परेशान किया, बहुत सारे जो ज्यूज़ थे उनको मरवा दिया। वहीं बात करें हम लोग इटालियंस की, या फिर कह सकते हैं फैसिज्म के, फैसिस्ट जो थे तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। जब तक क्या है, ज्यूज़ जो हैं वो उनके खिलाफ नहीं है, उनके लिए जब तक वो वफादार हैं तब तक ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो उनके खिलाफ हैं तब वो एक्शन लेते। नेक्स्ट है नाजिज्म जो था वो सपोर्ट करता था किसको, कि कल्चरल प्रोडक्शन जो है उसमें हमारा इंटरवीन होना चाहिए। ठीक है, कि उसमें हमारा इंटरफेरेंस हो सकता है। साथ ही साथ इनका कहना था कि जो आर्ट हो वो इस तरीके की हो कि वो नाजिज्म जो है उसको प्रमोट करे, नाजी आइडियोलॉजी जो है उसको वो प्रमोट करे, ऐसी आर्ट होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं फैसिस्ट जो थे, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि भाई कल्चरल प्रोडक्शन जो है उसमें कोई इंटरफेरेंस से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आर्ट जो है वो फैसिज्म जो है उसको बढ़ाए, उससे बेटर ये है कि जो आर्ट है उसमें क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप हो। चलिए अब देखते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर नाजिज्म और फैसिज्म जो था ये राइज हुआ, इसके जो कारण थे इनमें क्या सिमिलरिटीज थी ये देखेंगे। सबसे पहला, डिसकंटेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ये हमने देखा दोनों जगह ये रीज़न था, है ना, कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो थी उसकी वजह से वहाँ की जो पब्लिक थी उसके अंदर असंतोष आया, और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया फैसिज्म और नाजिज्म को। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन। ठीक है, तो ये भी हमने देखा दोनों जगह पे ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वहाँ की पब्लिक जो थी वो इनके द्वारा, यानी कि हिटलर और मुसोलिनी जो थे, ठीक है, इनके द्वारा कही हुई बातें जो थी उस पर इनका विश्वास गया और उन्होंने उसको सपोर्ट किया। फियर ऑफ कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस जो था ये भी हमने देखा दोनों जगह पे, कि दोनों जगह पे इनको डर था कम्युनिस्ट जो थे उनका, उनके जो आइडियोलॉजीज थी उनके फैलने का, और इस वजह से भी क्या था, इन्होंने इस तरीके का प्रचार प्रसार पब्लिक के बीच में किया और पब्लिक जो थी वो इनके सपोर्ट में आई। हेटेड फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स दोनों जो थे वो इससे हेट करते थे। दोनों का ही विश्वास किस में था, दोनों का विश्वास था डिक्टेटरशिप में, कि एक ही लीडर जो है वो होना चाहिए। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, दोनों जगह पे हमने क्या देखा कि दोनों ही जगह पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, दोनों जगह के रूलर जो थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे। फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो दोनों के ही राइज होने का कारण था लीग ऑफ नेशन का फेल्योर, क्योंकि लीग ऑफ नेशन अगर इन पर कंट्रोल कर लेता तो ये राइज नहीं हो पाते। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।